ग्रेविटेशन टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि इसलिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं, ठीक है? तो ज्यादा आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आराम से आप इसको बहुत आराम से समझ जाएंगे ये जो टॉपिक है, ठीक है? तो इसमें जैसे डेफिनेशंस भी सिमिलर होते हैं, फॉर्मूले, कई क्वेश्चंस भी आपको एक सिमिलर टाइप के आपको मिलेंगे। तो हम लोग बहुत आराम से इसको याद भी रख सकते हैं और 2 क्वेश्चंस लगभग पूछे ही जाते हैं यहाँ पर इस वाले टॉपिक से, ठीक है? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे काश न्यूटन के सर पे वो सेब ना गिरा होता, ठीक है? तो कम से कम एक चैप्टर कम होता। सेब ना गिरा होता तो कुछ और ही गिरता, कुछ तो गिरता उनके सर पे। वो होना था, मतलब ये रूल तो आने आना था। सोचने की बात यह है कि उन्होंने सेब को देखकर ये निकाला कैसे, क्योंकि तब उनके पास मोबाइल नहीं था। रीजन क्योंकि मोबाइल होता तो पेड़ के नीचे ऐसे रील देख रहे थे बैठ के। अब सेब गिरे चाहे कटहल गिरे, क्या फर्क पड़ना है? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सिमिलर है, जैसे कूलॉम्स लॉ हम लोग करते हैं वैसे यहाँ पर है कि जैसे कूलॉम्स लॉ में बस अंतर क्या होता है, कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होते हैं, ठीक है? मतलब सिमिलर चार्ज वहां पर होंगे तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट नेचर के चार्ज होंगे तो वो अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, मास के केस में या ग्रेविटेशन के केस में रिपल्सन नहीं होता है, सिर्फ क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो इन्होंने भी इसका कोई डेरिवेशन नहीं दिया था, इन्होंने बस जो चीज ऑब्जर्व की थी उसको इन्होंने रूल्स के फॉर्म में यहाँ पर आपको बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में। मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो एक्सपेरिमेंटल लॉ ही है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया क्या, जो ऑब्जर्व किया या जो चीजें उन्होंने निकाली उसके बेसिस पर कि ये जो यहाँ पर 2 पॉइंट मास रखे गए, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के, ठीक है? और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर जो G है उसको कहा गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ते हैं तो वहां पर ये नहीं कहा गया था कि 1/4πε0 कोई यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो वहां पर नहीं बोला गया, क्योंकि वहां पर वो जो कांस्टेंट है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है। लेकिन यहाँ पर ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जैसे ये जो यहाँ पर 2 मास रखे गए, इनके बीच अगर मान लिया 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो वो 100 ही लगेगा। आप चाहे एयर में रखो, चाहे वैक्यूम में रखो, चाहे इसको पानी में रख दो, चाहे किसी भी लिक्विड में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जो फोर्स है वो जितना था उतना ही रहेगा, मतलब मीडियम से इंडिपेंडेंट रहेगा। इसे नोट करेंगे। फिर यहाँ पर जी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई है, तो उन्हें हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। इसको भी हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नोट कर लिया? तो जो जी है यहाँ पर उसे कहा गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और इसे हम लोग जानते ही स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट दोनों यहाँ पर दे दी गई हैं। हालांकि एसआई यूनिट हम लोग को याद रहता है 6.67 इंटू 10⁻11। डायमेंशन आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, यहाँ से आप खुद देखो, जैसे जी की डायमेंशन या यूनिट निकालना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और डायमेंशन भी उससे निकाल सकते हैं। हालांकि हमने आपसे कहा था कि डायमेंशन इसकी याद कर लो, तो आप, क्योंकि आपने देखा था ना यूनिट डायमेंशन में, और आप प्रीवियस ईयर अगर करे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है इसकी डायमेंशंस का कई बार यूज किया गया, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप लोग यहाँ पर इसे याद रखो, बेटर रहेगा, ठीक है? बाकी आप कोशिश करके एसआई और सीजीएस यूनिट में इसकी वैल्यूज याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ अंतर नहीं, 6.67 6.67, बस पावर में डिफरेंस आ गया, 11 और 8 है। तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा सकता है, मान लिया उसने कह दिया यही कि जी की एसआई सिस्टम में इतनी वैल्यू है, तो बताओ सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट का केस, ठीक है? तो अगर आपको एसआई से सीजीएस में जाना है तो हालांकि हमने शॉर्टकट आपको बता रखा है, बट अगर आपको यहाँ पर याद है तो उतना भी नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे टिक कर देंगे -11 एंड यहाँ पर कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, -8। Its value is same throughout the universe. G does not depend on the nature and size of the bodies. It also does not depend on nature of the medium between the bodies. Value of G depends only on the system of units used.
देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होने की वजह से ये वाला पॉइंट आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए ये पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि वैल्यू, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं, ये तो आप सोचेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि अगर कोई भी यहाँ पर वैल्यू दी गई है जिसमें मैग्नीट्यूड है और यहाँ पर मतलब मैग्नीट्यूड में न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और यूनिट भी है, तो अगर आप यूनिट बदल दोगे, जैसे ये चीज यूनिट पर डिपेंड करेगी ना, अगर आप यूनिट चेंज कर दोगे तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो कई बार ये हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमको लगता है यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो फिर यहाँ पर तो कोई चेंज होने नहीं है, लेकिन वो है कांस्टेंट, लेकिन फिर भी वो यूनिट पर तो डिपेंड ही करेगा, बाकी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। बट अगर यूनिट बदल दी तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो वैल्यू ऑफ जी, मतलब उसकी जो वैल्यू है जी की, डिपेंड करेगी ओनली ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिख कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इट्स वैल्यू वाज फर्स्ट फाइंड आउट बाय द साइंटिस्ट केविन विद द हेल्प ऑफ टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए दे दिया गया, इसका हमें एक्सपेरिमेंट करना नहीं, ठीक, हम लोगों को जरूरत होती तो हम पढ़ाते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, तो ऐसे बस बता दिया गया कि ये जो जी है उसको किसने निकाला था। ठीक है, तो वो बस यहाँ पर आपको बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर डेवलप्ड इन फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो वो तो वहां भी था, कूलॉम्स लॉ में भी यही था, एक्शन रिएक्शन पेयर, यहाँ पर भी वही चीज है। हेंस ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर एक्शन रिएक्शन है तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को वो फॉलो करेंगे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम इन बिटवीन द मासेस। ये भी अभी हमने बताया था कि चाहे कोई भी मीडियम हो, दो पॉइंट मास जो भी है उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा m1 m2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा r के r स्क्वायर के। मतलब कुल मिला के जो फोर्स है वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर रहना है, मीडियम आप कोई भी वहां पर रख दें। ठीक है, जबकि कूलॉम्स लॉ में क्या था कि अगर मीडियम आ जा रहा था तो 1/4πε0 k, वहां पर k रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन, ये पॉइंट हो गया, ये हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडी। मतलब यहाँ पर ये पॉइंट भी वहां था, कूलॉम्स लॉ में आपको बताया गया था ना, और एक क्वेश्चन अगर आपने सेल्फ रिलेशन किया होगा तो उसमें एक क्वेश्चन भी मिला होगा इस पर कि अगर दो चार्ज रखे गए, उनके बीच में कहीं तीसरा चार्ज रख दें, तो अब बताओ उन पहले वाले दो चार्ज के बीच फोर्स क्या रहेगा? सेम ही फोर्स रहेगा, कोई चेंज नहीं, नेट फोर्स बदलेगा, लेकिन दोनों के बीच अगर लगने वाला फोर्स है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर है, अगर ये दोनों बॉडीज रखी गई हैं यहाँ पर, इनके बीच अगर आपसे फोर्स पूछा जाए तो यही तो बताओगे, रूल यही है, तो फोर्स यही बताओगे। अब मान लिया हमने यहाँ पर बीच में कहीं एक और मास रख दिया, यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, मास m1 m2 m3 रखते और चले गए, मतलब m1 m2 ये हो गए तो m3 m4 m5। लेकिन अगर हम आपसे पूछेंगे m1 m2 के बीच, तो यही बताओगे आप, नेट फोर्स पूछेंगे तो चेंज होगा, लेकिन दो बॉडीज के बीच लगने वाला फोर्स वो तीसरे मास की प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट रहेगा, वही यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स एज दे एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू बॉडीज। तो सेंट्रल फोर्स है, और आपको जैसे कूलॉम्स लॉ में बताया गया था कि जो भी फोर्स होगा वो लाइन जॉइनिंग के अलोंग रहेगा, इधर उधर नहीं हो सकता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा लाइन जॉइनिंग के अलोंग ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स, पता ही है पहले से, हम लोग पढ़ ही चुके हैं वर्क एनर्जी में। So work done by gravitational force does not depend upon path, इसमें कोई नई चीज है नहीं, बस समराइज कर दिया गया। It holds good over a wide range of distances from interplanetary distances to interatomic distances। ठीक है, चाहे प्लेनेटरी मोशन की बात करें, चाहे इंटरएटॉमिक डिस्टेंस की बात करें, सब कहीं ये इक्वली एप्लीकेबल होता हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होते हैं, वीक फोर्स होते हैं। ठीक है, जैसे इसके लिए अब जो अपना प्लेनेटरी सिस्टम जैसे सन और अर्थ, तो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूम रही, तो उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है? ठीक है, जो यही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन वहां पर देखो तो सन का मास कितना ज्यादा है, ठीक है, और अर्थ का मास, ठीक है, वो भी काफी ज्यादा है, और सन का मास तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, उसका सेव भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा है, पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों पृथ्वी जो है उसके अंदर समा जाएंगी, इतना बड़ा सन है। तो आप यहाँ पर उनके मास का आइडिया लगा सकते हैं कितना ज्यादा मास होगा, तो इसलिए वहां पर जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है,
जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि उसको सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स मिल सके। लेकिन ऐसे नॉर्मल वे में से ये जो फोर्स है ये काफी वीक फोर्स होता है, इसलिए आपको फील नहीं आता है कहीं पर। जैसे ये दो टेबल रखी गई, तो ये टेबल भी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही, ग्रेविटेशन फोर्स इनके बीच भी लग रहा है। दो पर्सन बैठे हैं उनके बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ा कि तुम लड़ रहे हो बैठ के ऐसे ऐसे करके, ठीक है, तो लड़ नहीं रहे हो, क्योंकि ऐसा फोर्स है तो आपके बीच में फोर्स है, बट वो फोर्स इतना वीक है क्योंकि वो फोर्स फिर अगर आप देखेंगे तो जी की वैल्यू रखोगे ना, और जी की वैल्यू क्या है 10⁻⁻11 में। तो आप सोचो कि अगर दोनों मास m1 m2 रखेंगे भी, उसको 10⁻11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई एक पर्सन का मास अगर देखो तो कितना, किसी का 60 होगा, किसी का 70 होगा, इसी के ऐसे आसपास रहता है। तो वहां अगर 10⁻11 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप सोचो वैल्यू बचेगी क्या, ठीक है, बिल्कुल 0.0000 करके कुछ आ जाएगा। तो इसलिए वहां पर वो फोर्स हम फील नहीं करते, इसीलिए कहा गया ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक। The total gravitational force on one particle due to number of particles is the resultant of forces of attraction exerted on the given particle due to individual particles। वही सेम पॉइंट है जो आपको बताया गया था कूलॉम्स लॉ में, कि अगर इस तरीके से मान लिया हमने यहाँ पर 4 पार्टिकल रख दिए, तो अब इनके बीच जो भी फोर्स रहेगा तो सबके बीच इंडिविजुअल जो फोर्स है वो एक किसी एक पर देखेंगे तो वो रहेगा। जैसे अगर इसने इसको इधर अट्रैक्ट किया तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। रिपल्सन यहाँ नहीं दिखाएंगे ना, अट्रैक्शन नहीं दिखाएंगे, तो इंडिविजुअल जो फोर्सेस है वो आप निकाल लेंगे और फिर इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इन्हीं का वेक्टर सम, यानी कि अगेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है यहाँ पर। दैट इज इट मींस द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। तो इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल कर उसको आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये मून के बारे में 2 पॉइंट लिखकर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। जनरल नॉलेज का ही क्वेश्चन है, सबको पता है मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों नहीं है वो समझ लो। बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन देयर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, मतलब बहुत सारे एयर में मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग गैसेस के, लेकिन उन गैसेस मॉलिक्यूल के जो आरएमएस स्पेस है, रैंडम मोशन होता रहता है ना, तो रैंडम मोशन में जो हम लोग आरएमएस रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं, उसकी वैल्यू रूट मीन स्क्वायर मतलब इफेक्टिव जो वेलोसिटी है, तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से यहाँ पर मून की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी एस्केप वेलोसिटी है वो कम होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। मतलब एस्केप करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी की वो कम है और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है, तो कोई पार्टिकल रुकेगा ही नहीं, ठीक है, उसको एक एस्केप वेलोसिटी ही मिल जाएगी। एस्केप वेलोसिटी की तो रिक्वायरमेंट कम है, उसके पास वेलोसिटी क्या है, ज्यादा, तो वहां पर कोई मॉलिक्यूल रुक ही नहीं पाता, वो तुरंत एस्केप कर जाता है वहां से, इसीलिए वहां किसी तरह का कोई एटमॉस्फेयर नहीं। तो जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो क्या कोई अपथ्रस्ट फोर्स लग सकता है, नहीं लगेगा, क्योंकि अपथ्रस्ट फोर्स के लिए फिर वी रो जी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो रो डेंसिटी है ही नहीं, डेंसिटी तो तभी होगी ना जब मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे। क्या कोई ड्रैग फोर्स लग सकता है, मतलब एयर रेजिस्टेंस, तो जब एटमॉस्फेयर ही नहीं तो एयर रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं वहां पर है, तो इसका मतलब वहां ना तो कोई ड्रैग फोर्स होगा और ना ही कोई एयर रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो कोई भी पार्टिकल नीचे डालें, जैसे यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब पर एक जैसा लगता है और हम लोग मास से इंडिपेंडेंट मानते हैं, लेकिन अगर हम बॉडी के साइज की बात करें तो हम तो लोग इग्नोर कर देते ना, हम लोगों ने क्या लिखा था, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस अपथ्रस्ट सब कुछ नेग्लेक्ट करके हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हैं। इसीलिए हम चाहे एक कागज का टुकड़ा डालें और चाहे एक पत्थर डालें, अगर दोनों वहां पर एक जगह से छोड़ेंगे तो एक साथ ही वो अर्थ पर पहुंचेंगे अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन, लेकिन एक्चुअल में नहीं पहुंचेंगे। एक्चुअल में अगर आप पत्थर का टुकड़ा डालो और कागज डालो, कागज धीरे धीरे ऐसे ऐसे लहराते हुए आएगा नीचे, ठीक है, और वो सीधे आराम से गिरेगा जाकर। तो यहाँ पर रीजन क्या है, यहाँ पर अपथ्रस्ट भी उस पर काम कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस भी काम कर रहा है, लेकिन मून पर ऐसा नहीं है। मून पर ना तो अपथ्रस्ट है और ना ही एयर रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को आप डालेंगे दोनों साथ में नीचे जाएंगे, एक ही एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी हम लोग को याद ही रहता है, वैसे हम लोग निकाल भी सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट मून इज 1/6 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। तो हम लोगों को सभी को ये चीज भी पता है, एटमॉस्फेयर वाली भी बात पता है, क्यों होता है वो यहाँ पर हो सकता है कई लोगों को ना पता हो, तो वो लिख दिया गया है क्यों ऐसा होता है, एटमॉस्फेयर वहां पर क्यों नहीं है। जी मून इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स जी अर्थ।
9.8/6 ये सॉल्व करके अपना जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इतना याद रखना है कि मून पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 टाइम्स है, ठीक है। Since there is no atmosphere on moon, so every body when left will fall towards the moon with an acceleration due to gravity of moon. No upthrust, ठीक है, किसी तरह का कोई वहां पर अपथ्रस्ट या किसी तरह का कोई ड्रैग फोर्स भी वहां पर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना? ये पॉइंट्स भी हम लोग ध्यान रखें। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर प्रॉपर निकालते हैं फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया अर्थ पर अर्थ का मास मान लिया m, रेडियस r, तो यहाँ पर एक बॉडी रख दी गई है स्मॉल m मास की, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g। जो यहाँ पर हम लोग करने जा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अर्थ के लिए ही ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि नॉर्मली अर्थ के लिए क्वेश्चंस दिए जाते हैं इसलिए ऐसे बता दिया जा रहा है, लेकिन ये किसी भी प्लेनेट के लिए हो जाएगा। जैसे अगर मून के लिए निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी यही रहेगा। किसी और प्लेनेट के लिए निकालेंगे, अगर आप किसी प्लेनेट के लिए निकालेंगे तब भी यही रहेगा। मतलब सिंपल किसी मास बॉडी के लिए निकालेंगे, अब वो चाहे प्लेनेट हो चाहे ना हो, कोई जरूरी नहीं कि वो प्लेनेट हो, कोई भी बॉडी है उसके लिए आप निकालेंगे यही फॉर्मूला लगेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि एक बॉडी रखी गई है, उसका कुछ इतना मास है, बताओ उसके कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब वो फॉर्मूले से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकलेगा वो कम है ज्यादा है वो अलग चीज है, लेकिन फॉर्मूला यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग जी की वैल्यू निकालेंगे इस पर्टिकुलर मास के लिए। लिखेंगे बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F is equal to G MEM divided by RE स्क्वायर, ठीक है। वही G M1 M2 upon R होता है, तो यहाँ पर R स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखो G और ये ME हो गया और इसका मास क्या है स्मॉल m एंड डिवाइडेड बाई उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर RE स्क्वायर बाई न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों रूल्स हम लोग को पता है, ग्रेविटेशन का भी और न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है F इज इक्वल टू mg, तो दोनों को हम इक्वेट कर देंगे क्योंकि दोनों है तो फोर्स ही, ठीक है। चाहे आप यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से देखेंगे तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन अगर g है तो mg लगेगा, और ग्रेविटेशन के रूल्स के हिसाब से क्या हो जाएगा g MEM अपॉन r स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहाँ से स्मॉल m कैंसिल हुआ, ये आ गया। अब आप देखो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसका है, जो ये मास है उसी का है, बॉडी पर डिपेंड नहीं कर रहा। यहाँ पर स्मॉल m गायब हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ हर बॉडी को सेम एक्सेलरेशन से यहाँ पर खींचती है। क्यों सेम एक्सेलरेशन से? क्योंकि जो ये फॉर्मूला है ये हमें बता रहा है कि जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो कैपिटल G पर डिपेंड करेगा, उस बॉडी के मास पर और अर्थ की रेडियस पर। लेकिन जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं, मतलब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो प्लेनेट है या जिसके कारण हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देख रहे हैं उसके मास और उसकी रेडियस पर डिपेंड करेगा, ठीक। तो समझ में आ गया ना? स्मॉल m देखो गायब हो गया, इसका मतलब आप चाहे छोटी बॉडी को डालो चाहे बड़ी बॉडी को, सबको एक ही टाइप का एक्सेलरेशन मिलेगा, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब यहाँ पर हम तो सरफेस पर हैं, तब तो ये हो गया। मान ले यही पॉइंट सरफेस से ऊपर होता, इधर इधर कहीं भी बना दो, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में सबके ऊपर ही माना जाएगा, कहीं पर भी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कहीं पर भी हैं तो हम लोग ऊपर ही दिखा, चाहे इधर दिखा दो चाहे आप इधर दिखा दो। तो अगर यही पॉइंट मास यहाँ पर होता ऊपर, यानी कि r डिस्टेंस पर,
तब आप वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g नहीं लिखते, क्योंकि g हम ले रहे हैं सरफेस पर, तो यहाँ कुछ चेंज हो जाता। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी r ही नहीं होती बल्कि कुछ ज्यादा होती, यानी कि स्मॉल r उसको ले लें, कुछ अलग डिस्टेंस, तो वो भी यहाँ पर दिखा दिया गया। If body is at a distance r from the center of earth, then अगर यहाँ पर है r डिस्टेंस पर, किधर भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर यहाँ है तो g डैश की वैल्यू, तो यहाँ पर g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, g डैश इज इक्वल टू gme डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये दो पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ये जो पहला है इसको भले मत याद करना, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है उसको आप टिक कर लेना अलग से, तो उसको याद कर लेना। If M1 and M2 are the masses of two planets and R1 R2 are their radii respectively, then तो हम लोग यहाँ पर जैसे दोनों अलग अलग मास हैं ये दो प्लैनेट्स के और उनकी रेडियस है, तो आप अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखेंगे तो G1, तो G1 इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, G M1 डिवाइडेड बाई R1, GME अपान RE स्क्वायर होता है, तो GM1 अपान R1 स्क्वायर। एंड जो G2 है उसको आप क्या लिखेंगे, G M2 डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। R2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करो तो G1 डिवाइडेड बाई G2 या G2 बाई G1 करो, G2 डिवाइडेड बाई G1, तो यहाँ पर देखें तो क्या आ जाएगा, G M2 अपान R2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा G M1 अपान R1 स्क्वायर। क्या इम्प्लाई करेगा यहाँ पर, G2 डिवाइडेड बाई G1 इज इक्वल टू, एक तो ये हो जाएगा M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है, G तो कैंसिल ही हो जाएगा, और ये जाएगा ऊपर R1 अपान R2, R1 अपान R2 टू द होल। तो इसे ऐसे जैसे क्वेश्चन इस पर भी पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और कई जगह क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, लेकिन इसे कुछ याद करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं लग रही। जैसे कभी जरूरत पड़े दोनों को लिख कर डिवाइड कर, लिखो भी ना, सीधे डिवाइड कर दो, यहाँ पर एक लाइन में आ जाएगा। बट आपको बता दिया गया कि ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। नोट करेंगे, नोट कर लिया आपने। अब इसी में दूसरा पॉइंट देखो आप, इफ ρ1 एंड ρ2 आर द मीन डेंसिटीज ऑफ प्लैनेट्स रेस्पेक्टिवली, देन अगर ρ1 और ρ2 यहाँ पर मीन डेंसिटी, अब यहाँ पर टर्म मीन क्यों यूज किया गया, मीन या एवरेज, इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप अर्थ की बात करो तो अर्थ पर सब कहीं एक ही जैसा मटेरियल तो नहीं है, ठीक है, कहीं पता लगा मिट्टी है तो कहीं पर पानी है, कहीं अलग अलग टाइप की चीजें हैं, तो इसलिए हम लोग सब कहीं एक जैसी डेंसिटी तो नहीं मान सकते, तो इसलिए एवरेज यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब भी अर्थ के लिए या किसी भी प्लेनेट के लिए कहा जाएगा तो वहां पर यही टर्म यूज किया जाता है, मीन डेंसिटी या फिर एवरेज। तो आप यहाँ पर देखो, अगर उसने कह दिया मीन डेंसिटीज प्लैनेट्स की ये हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, G2 डिवाइडेड बाई G1, तो जहां पर मास है M2 और M1 है ना, M2 और M1, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, जैसे पहले एक मिनट ऐसे करते हैं ना, लिख ही लेते हैं यहाँ पर M2 डिवाइडेड बाई M1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर अपान R2 स्क्वायर, तो मास को लिखेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो लिखेंगे ρ2 और वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब, और ये हो जाएगा ρ1 4/3 पाई R1 क्यूब और इनटू R1 स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई R2 स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ से और ये पूरा यहाँ से, ठीक है। तो एक तरह से जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया G2 डिवाइडेड बाई G1 इज इक्वल टू ρ2 R2 एंड डिवाइडेड बाई ρ1 R1। नोट कर लिया, तो ये वाला टिक कर लो, पिछला वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसको आप टिक कर लो, ये याद रखना है। ये भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, लेकिन अब हर चीज डिराइव करोगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, तो अगर आएगा तो तुरंत आप समझ भी जाएंगे, क्वेश्चन भी समझ जाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा अगर आपको याद है। और देखो इसमें कुछ ऐसा भी नहीं कि ये 1/2 है 2/1, आप देखो 2/1, तो यहाँ भी 2/1 है, यहाँ भी 2/1 है, ठीक है, तो आसानी से याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर